अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 का। कुछ बातें मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 जो है उसका तमाम जो अवेलेबल मटेरियल है वो अपलोड हो चुका है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक हो गया। ये लाइक अगर कोई स्टूडेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की तैयारी करना चाह रहा है तो पहले दिन का यानी कि जो भी आज तक का सबसे पहला पास पेपर आया है वहां से लेकर के सबसे आखिरी पास पेपर जो ऑटम 2024 का था कि गालिबन 25 का था वो अपलोड हो चुका है उसका। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद अब इसके बीच में क्या रह गया है? इसके बीच में ये रह गया है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 जो थी उसका जो बुक के क्वेश्चन थे वो कवर हो गए थे और बुक के कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन थे वो भी कवर हो गए थे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की बात करूं 9383 और 8278 की। फिर उसके बाद हमारे पास एक असाइनमेंट पेपर अवेलेबल था वो भी रिकॉर्ड हो गया था। अभी क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 के बीच में एक चीज हमारे पास अवेलेबल थी जो पिछली वीडियो में भी आपके साथ मैंने मेंशन की थी कि एक पास पेपर इसका रह गया है। ये पास पेपर इंशाल्लाह कवर अप करवाने के बाद मुझे दीगर दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी शिफ्ट होना है जल्द से जल्द, तो उनको ही मैंने डिस्कस करना था, इसलिए वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं पास पेपर की पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। बाकी जिन सब्जेक्ट्स का मुझे बोला गया है उन सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियोज आती रहेंगी। उससे अगली बात इसके बीच में यह है कि इस पास पेपर के बीच में मैंने आपको बताया था कि ये मुझे ऑथेंटिक पास पेपर नहीं लग रहा क्योंकि इस पास पेपर के अंदर 7 सवाल है, 8 सवाल नहीं है। अगर किसी के पास ऑथेंटिक पास पेपर होगा तो वो मुझे वो सेंड कर दे व्हाट्सएप पे, मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। बट मुझे कोई भी पास पेपर रिसीव नहीं हुआ। जो पास पेपर मेरे पास था ऑलरेडी वही पास पेपर यहां पर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। जब क्वांटिटेटिव रीजनिंग का ये पास पेपर रिकॉर्ड होगा दैट इज मीन आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 का तमाम मटेरियल कंप्लीट रिकॉर्ड हो चुका है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा जी, अब अगर किसी स्टूडेंट को ये पास पेपर चाहिए हो मुझसे तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, वहां पर उसको अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1, 2 बाकी आईसीटी एक सब्जेक्ट है 9384, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है एक सब्जेक्ट है जिसके डिफरेंट 3-4 कोड चलते हैं, वो भी रिकॉर्ड है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। 9006 पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के अदब है शायद सब्जेक्ट का नाम, वो भी रिकॉर्ड है। और भी दीगर काफी सब्जेक्ट रिकॉर्ड है और काफी बुक्स और रिकॉर्ड मुझे करनी है। तो बात बताने का मकसद ये था कि अगर आपकी हमारे साथ मतलब स्टे ट्यून रहना चाहते हैं आप हमारे साथ तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की ये आखिरी वीडियो होने जा रही है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो उस टाइम पे उसका एक असाइनमेंट पेपर और एक पास पेपर हम लोग कवर कर लेंगे। ये कंप्लीट इसकी इंट्रो था या फिर इसका डिस्क्लेमर था। हम लोग पास पेपर में यहाँ कहीं पर लगा दूंगा आपके लिए। इस पास पेपर के बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम क्या करें, थ्योरियां और न्यूमेरिकल मिक्स करके कर दें या सिर्फ थ्योरियां सिर्फ न्यूमेरिकल कर लें। तो मैंने ये सोचा है कि पहले मैं थ्योरियां आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा क्वेश्चन पूछ क्या रहे आपसे। बाकी डिटेल में अगर आपको जवाब जानना है तो आप कोई डेडिकेटेड उस सवाल से रिलेटेड कोई वीडियो यूट्यूब पे देख लो। इसके अलावा आप अपनी बुक में से उसका प्रॉपर जवाब निकाल सकते हो। इसके अलावा आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो या किसी और एआई की, जहां से आप उसका कंप्लीट जवाब निकालने के बाद कॉपी पे राइट डाउन करने के बाद लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग इस पास पेपर में जहां पर भी नजर आ रहा है इस पास पेपर में से हम लोग इसकी थ्योरियां क्लियर करेंगे। अगर तो हमारे पास समय रह गया तो हम लोग इसके बीच में असाइनमेंट पेपर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। क्लियर हो गया। अदरवाइज हम थ्योरियां करेंगे, वीडियो बंद कर देंगे। वीडियो बंद करने के बाद मैं दोबारा से न्यूमेरिकल रिकॉर्ड करूंगा और सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्लियर हो गया। वैसे कोशिश है कि इसी की वीडियो के बीच में सारी चीजें मर्ज कर दूं, वरना अलग अलग वीडियो एक ही टाइम पे अपलोड कर दूंगा। दोनों वीडियो का आपस में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन में यहाँ पर रीड आउट भी कर दूंगा प्लस कैप्शंस भी लगा दूंगा, कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है तो मे भी शायद कैप्शन पे पूरा ना आए।
तो आप स्क्रीनशॉट भी पास्ट पेपर से ले सकते हो, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी आप पास्ट पेपर ले सकते हो। इसके अलावा कैप्शन पे भी लिखने की कोशिश करूंगा, वहां से भी ले सकते हो। और इसके अलावा कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन 1 बाय 1 थ्योरेटिकल लिख के भेज दूं, ताकि आप वहां से भी कॉपी कर लो और इजीली आप फिर राइट डाउन करके उसका जवाब निकाल लो। ये तीनों चारों काम में करने की कोशिश कर दूंगा। अगर मुझसे बोलने में गलती हो जाए तो आप कैप्शन से करेक्ट क्वेश्चन निकालने के बाद अपनी आप जो मेरी गलतियां हैं उसको आप अवॉइड करके आप अपना एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा जी, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 इन पार्ट 2। पास्ट पेपर आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आई होप सो आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका जो उसका पार्ट 1 है वो आपका न्यूमेरिकल है, लिहाजतन अभी के लिए इसको अभी हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, वीडियो के एंड में अगर टाइम बचा तो रिकॉर्ड कर देंगे, अदरवाइज फिर हम लोग सेकंड वीडियो में रिकॉर्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 आपका है जी न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल। सवाल आपसे क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद एग्जांपल। लीनियर या लाइनर जो भी इसको पढ़ते हैं इसके बारे में डेडिकेटेड सवाल क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 में भी आए हुए हैं, गालिबन शायद 2 में भी आए हुए हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन प्री कैलकुलस के अंदर ये क्वेश्चन रिकॉर्ड है। तो प्री कैलकुलस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर लीनियर या लाइनर जो भी इसको पढ़ते हैं उस वीडियो उस सब्जेक्ट के बीच में लीनियर इक्वेशन वाले काफी क्वेश्चन थे, तो वहां से आप लोग इसको निकाल सकते हो, 1-2 सवाल आप देख सकते हो। लेकिन ये सवाल थ्योरेटिकल पूछा गया, न्यूमेरिकल नहीं। दूसरा आपसे पूछा गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद एग्जांपल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1, मैथ, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2, प्री कैलकुलस सब के अंदर बता चुका हूं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आपको फार्मूला भी गालिबन पता होगा। आगे सवाल बोल रहे डिस्कस देयर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक हो गया, डिस्कस करनी है उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब कि एक जिंदगी में से, रियल लाइफ जिंदगी में से कोई एक सिचुएशन भी लेनी है। अच्छा भाई, सवाल समझ आ गया? बस आ गया ना समझ, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस बताना है इनका, और लीनियर इक्वेशन बतानी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बतानी है, डिफरेंस बताना है, और ये सारे काम करने हैं। सबसे पहले आपको अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फंक्शन की बात कर लें तो उसका आपको यहाँ कहीं पर एक स्क्रीनशॉट नजर आ जाएगा कि इक्वेशन कैसी होती है लीनियर की, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पर एक ग्राफ की भी कहीं ना कहीं फोटो लग जाएगी, ग्राफ बना के आज अगर ऐसे सवाल आया तो बना लेना। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करता है। ग्राफ की फोटो यहां कहीं पर लग जाएगी। वैसी आर्जी तौर पे एंड में ग्राफ बना के आना हुआ तो बना करके आ जाना। और इक्वेशन किस टाइप की होती है वो उसका भी यहाँ पर कहीं पर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इक्वेशन वैसे वो टाइप नहीं हो सकती, टाइप हो जाएगी तो टाइप कर दूंगा, वरना लगा दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया या 4 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया। रेट ऑफ जो चेंज होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक हो गया। हर स्टेप पे वैल्यू इक्वली, हर स्टेप पे जो आपकी वैल्यू होती है लीनियर इक्वेशन में वो या तो वो इक्वली इंक्रीज होगी या इक्वली डिक्रीज होती है, ठीक हो गया। रियल लाइफ एप्लीकेशन से अगर हम लोग इसको लेना चाहें, जैसे कि सैलरी पर आवर हमारी हो 500 रुपए या 1000 रुपए, अब उसके ऊपर हम लोग टैक्सी का फेयर लगा देंगे, ठीक हो गया। और प्लस वहां पर हम लोग किलोमीटर के चार्जेस लगा देंगे और सिंपल बिजनेस की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। ये है जी हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग 1 घंटे की सैलरी 500 रुपये है, टैक्सी पे जा रहे हैं हम लोग, किलोमीटर का भाई ये रास्ता है, तो हमारे को एंड में बिजनेस की जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है। ये है भाई आपकी लीनियर। डिटेल में आई होप सो बता चुका हूँगा। आपको चैट जीपीटी या किसी और एआई से सिर्फ इसकी हेडिंग्स निकालनी है, नीचे आप कहानी लिख सकते हो। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर आ जाओ।
इसकी इक्वेशन कैसी होती है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा, प्लस ग्राफ भी कोशिश करूंगा इसका लगा दूंगा। इसका ग्राफ भी सिंपल ही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ यूं करके हो जाता है, ठीक है, यूं करके ग्राफ बन जाते हैं, यानी कि ऊपर जाके दोबारा नीचे आता है। अच्छा भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल पावर जो होती है, वेरिएबल पावर कंपोनेंट्स में होता है, इसका ग्राफ कर्व होता है, राइट, ग्राफ इसका कर्व होता है जो तेजी से ऊपर या फिर तेजी से दोबारा नीचे जाता है। एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू 2 की पावर x। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसा मैं आपको बता चुका, इसका जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है, इसकी ग्रोथ फास्ट होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला, वो जो ग्राफ होता है वो चलता है, और रेट ऑफ जो चेंज होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा और उसके बाद नीचे बता देगा कि भाई कितनी ग्रोथ हुई है। आपने ग्रोथ वाले क्वेश्चन देखे होंगे। अच्छा भाई, सवाल ये है कि ये किस रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर ये सिचुएशन पे यूज किया जाता है। जैसे लीनियर इक्वेशन जो है वो आपका यूज किया जाता है आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस को निकालने के लिए, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ये क्यों होता है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ निकालने के लिए हमने जितने भी सवाल किए हैं वो सारे पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर थे। इसी तरीके से बैंक का इंटरेस्ट निकालने के लिए कि भाई बैंक में कितना इंटरेस्ट लगता जा रहा है, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है ना, घट तो नहीं रहा। तो इसी तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल और कहाँ पर देखते हैं, जहां पर अगर वायरस फैल जाए तो कितने बंदे अफेक्ट हो गए उससे, इसको भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर हम लोग डालते हैं। और इसी तरीके से हम लोग सोशल मीडिया ग्रोथ भी इसके बीच में डाल सकते हैं। अच्छा भाई, डिफरेंस बिटवीन अगर हम लोग इसका देख लें तो डिफरेंस बिटवीन में ये है कि लीनियर जो इक्वेशन फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और जो आपका दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला होता है वो कर्व होता है। इसी तरीके से जो आपका लीनियर फंक्शन होता है वो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका रैपिडली इंक्रीज होता रहता है। और इसके अलावा इक्वेशंस के बारे में भी आपको बता चुका हूं, और इसके अलावा उसके बीच में चेंजिंग क्या होती है, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो चेंजिंग इक्वली होता है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो जल्दी से इंक्रीज हो जाता है। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट जवाब था। चलते हैं हम लोग अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल होगी बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बुखार वगैरह और गला ख़राब है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब अगर हम लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट हमारा कौन सा है मैं देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। पार्ट है जी हमारे पास 1। पास पेपर आपने पहले आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वो हमारा न्यूमेरिकल है, पार्ट 1 जो हमारा है थ्योरेटिकल। अगर आपको याद हो तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की जो फर्स्ट वीडियो बन रही थी तो ये सवाल वहां पर भी आया था, मैंने हल्का सा वहां पर भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंप्लीट आप जवाब कहीं और से भी निकाल सकते हो, लेकिन सवाल के बारे में आपको बता देता हूँ। What are the advantage of creating various type of graphs? क्या एडवांटेजेस होते हैं इस टाइप के ग्राफ बनाने के, या ग्राफ के, या ग्राफ देखने का, या ग्राफ लिखने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फवाइद क्या होते हैं। सच एज जिसके बीच में है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम है, और उसके अलावा अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं। और हमारे को एंड में उससे दिया हुआ है टाइप ऑफ डेटा एंड रिलेशनशिप विद इन अ डेटा सेट। ठीक हो गया। अगर कोई डेटा सेट है हमारे पास तो हम लोग जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो उसके बीच में हमारे को ग्राफ क्या मदद पेश करता है, जिसका सीधा सिंपल सा जवाब है कि भाई ग्राफ हमारे को मदद करता है डेटे को प्रॉपरली अरेंज करने में और डेटे को ज्यादा जल्दी समझने में। मैं अगर आपको यहाँ पर ये जो बातें कर रहा हूँ ये आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में एज ए एग्जाम्पल या एज अ समरी के एंड में या एज अ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर। कहानी इसके बीच में ये है कि मैं अगर आपको ये बोलूँ कि शफीक गया तीसरे माले के ऊपर और उसने वहां से जाकर के देखा कि नीचे जो ज़मीन थी वो तकरीबन 30 फीट ऊपर उसको नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि 3D डायमेंशन के ऊपर ये बिल्डिंग अगर हम लोग उठाएंगे
तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारे को ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि जो क्रेन आएगी तो वो उस तरफ से नहीं इस तरफ से आएगी, और इस तरफ से टैक्स ज़्यादा लग सकता है सड़क का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं कर सकते। उस तरफ से जा करके बिल्डिंग के उस तरफ से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहां पर से ज़्यादा ईजी हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर हम लोग उस बिल्डिंग को सीधा बनाए, ना जस्ट दैट के थोड़ा सा टेढ़ा बनाए, तो वो हमारे ज़्यादा फायदे के अंदर है। और मेरे हिसाब से अगर शफीक भाई 3000 रुपये लेंगे तो सगीर भाई कम पैसे लेंगे। अब ये पूरी कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आप बोलोगे क्या आप बात कर रहे हो, लेकिन यही कहानी जब मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा कि जब हम लोग जमीन को इतना टेढ़ा कर देंगे और 30 मंजिल उठाएंगे, इतना समट लगेगा, इतनी रेत लगेगी, इतनी क्रश जिसको हम लोग बजड़ी बोलते हैं वो लगेगी, तो इस तरह करने के बाद हमारी जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगी। या फिर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं और वहां पर कोई भी उसका ग्राफ ना हो कि 10 लाख रुपए खर्च किधर हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ ग्राफ। या फिर कहीं पर कोई सर्वे हो, उस सर्वे का कोई ग्राफ हो, यार वो एक्चुअली वहां पर मेरे ख्याल से कोई 500 बंदा था, उसमें से 300 को कैंसर था, मेरे ख्याल से 200 को कोरोना हो गया था, आई गेस। इस टाइप की बातें जो होती हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन के जुमरे में आ जाती है। वो चीजें टाइटल करने के लिए हमारे पास ग्राफ आता है, ग्राफ उन चीजों को टाइटल करता है। ग्राफ में वो जो सर्वे होता है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। इनमें से कोई सी भी एग्जांपल आपको सुटेबल लगे तो आप ले सकते हो, लेकिन जो आखिरी मैंने आपको दी है वो ठीक थी, यानी कि सर्वे वाली, कहीं पर भी कोई सर्वे हो। अच्छा, व्हाट आर ग्राफ्स? ग्राफ डेटा वो विजुअल फॉर्म में शो करता है जिससे हम नंबर को इजीली समझे या फिर एनालाइज कर सकते हैं। वही कहानी जो मैंने आपको अभी सुनाई। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, अगेन दोबारा से बता देता हूं। डिफरेंस आइटम को इजीली हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। डेटा क्लियरली और सेपरेटली हम लोग विजिबल देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर दूसरा हमने हिस्टोग्राम बना दिया, यहाँ पर हम दूसरा ग्राफ बना देंगे, या दोनों ग्राफ बना देंगे बट अलग अलग होंगे। एक के अंदर मालिक ने जो बोला वो दिखा रहे हैं, एक के अंदर जो रिसर्च टीम ने जो किया वो बता रही है, तो डिफरेंस बिटवीन हो जाता है। और बिजनेस और सर्वे में बहुत यूजफुल साबित होता है, जो मैंने आपको आखिरी मिसाल दी। जैसे कि डिफरेंट प्रोडक्ट, हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट निकाले, एक प्रोडक्ट इतना बिका, दूसरा इतना बिका, तो प्रॉफिट जब हम लोग मेजर करेंगे तो हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि जी फला एरिया के अंदर ये वाली क्रीम बिकी है बट फला एरिया में कम बिकी, तो ग्राफ के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा, अभी एडवांटेज इसके बीच में बता चुका हूं। हम लोग ट्रेंड चेंजिंग ओवर टाइम इजीली दे सकते हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा कंटिन्यूसली डेटे के लिए हम लोग इसको बेस्ट इनटू बेस्ट बनाते रहते हैं। इसी तरीके से एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम डेटे को डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमारे को समझ देता है। फ्रीक्वेंटली क्लियरली शो करता है। ठीक हो गया। वैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली नहीं लिखा हुआ, तो मतलब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे को वो क्लियर डेटा शो करता है और पैटर्न और ग्रुपिंग को आइडेंटिफाई करता है। स्टूडेंट के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी इसी से ही निकलती है। तो अगर हम लोग ओवरऑल जवाब इसका एज अ समरी में जब हम लोग लिखेंगे अपने आंसर शीट के ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स डेटे को सिंपल बना देता है कौन? ग्राफ। डिस्कशन मेकिंग इजी कर देता है कौन? ग्राफ। पैटर्न और रिलेशनशिप की जगह समझ आ जाती है, कौन कर देता है? ग्राफ। और टाइम बचाता है ठीक हो गया। और बेस्ट इनटू बेस्ट हमारे को रिजल्ट देता है कौन? ग्राफ। ग्राफ हमारी ये हेल्प करते हैं। सो आई होप सो सवाल की आपको समझ आई होगी। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बात कर रहा है। लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको 2 पार्ट नजर आ रहे होंगे एंड आई होप सो अगेन कि आपने पास पेपर की फोटो ले ली होगी, वरना आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में दिया जा चुका है। अच्छा जी, ग्रुप के अंदर आके आप मैसेज कर दोगे, मुझे पर्सनली कर दोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो हमसे क्या बात कर रहा है? वो बोल रहा है डिस्क्राइब the 3 measure of tendency, central tendency, mean, medium and mode with example. Explain situation where each measure is most appropriate, यानी कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है उस वक्त। अप्रोप्रिएट उस चीज को बोला जाता है जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, उस
वक्त की मुनासबत को लेकर के, जैसे कि लोग अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं, अप्रोप्रिएट बात यूज करते हैं। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है बिल सुचल सुचल चीज बताना उस वक्त पे, ये होता है अप्रोप्रिएट। आ जाओ जी। अच्छा भाई, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी होता है ये बता देता हूं। वैसे बाय द वे सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियम मोड के ऊपर ही होती है, जो वैसे सवाल में मेंशन है। मीन मीडियम मोड प्री कैलकुलस की प्लेलिस्ट में डिफाइन कर चुका हूं। आई गेस के क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 में कोई एक सवाल आया था मीन मीडियम मोड वाला, वो भी करवा चुका हूं एज एन अमेरिकन। मीन मीडियम मोड के आई होप सो आपको सारे फार्मूलाज भी आते होंगे, और मैथमेटिक्स के अंदर भी मैं मीन मीडियम मोड आपको करवा चुका हूं। अगर मैंने मैथमेटिक्स की कोई वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, बट प्री कैलकुलस में मीन मीडियम मोड मिल जाएगा आपको, तीनों के फार्मूले भी नजर आ जाएंगे आपको। अच्छा भाई, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, वो थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि डेटे को सेंटर या फिर एवरेज वैल्यू जो हमें बताता है कि डेटा ज्यादातर किस तरफ है, ठीक हो गया, यानी कि सेंट्रल में है या फिर एवरेज वैल्यू के ऊपर फॉल कर रहा है। तीन चीजें हमसे यहाँ पर पूछी हैं कि भाई थोड़ा सा मीन के बारे में बता दे। मीन क्या होता है? मीन होती है हमारी एवरेज, एवरेज इन द सेंस ऑफ एग्जांपल के तौर पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो इसका मीन क्या निकल के आएगा? इसका मीन निकल के आ जाएगा 3, ठीक हो गया। और मीन कब यूज होता है? क्योंकि 3 से डिवाइड होगा ना, जब 3 से डिवाइड होगा तो मीन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ मीन, ठीक है। मीन के बीच में हम लोग टोटल वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देते हैं जो वैल्यूज हमारे पास होती हैं। द आंसर वुड बी 4 आएगा ना, 2, 4, 6, 10, 12 डिवाइडेड बाय 3, यस द आंसर इज 4। सो अच्छा भाई, ये कब यूज होता है? जब डेटा बैलेंस हो। जाहिर सी बात है ना, डेटे की एवरेज निकल रही है, तो मीन कब निकलता है? जब डेटे की एवरेज हो। वैसे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको थोड़ा सा पहले इसके न्यूमेरिकल्स देख लेना, फिर इसको थ्योरेटिकली सॉल्व भी करना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल कर लोगे ना तो फिर अगर ये थ्योरेटिकल भी आ गया आप लिख लोगे, क्योंकि आपको जवाब तो सॉल्व करना आता है ना, तो आप कहानी उसको नीचे पूरी लिख सकते हो कि भाई ये कब कब यूज होता है। जैसे कि मीन होता है एवरेज निकालने के लिए। अच्छा, मीडियम वो वैल्यू होती है जब डेटे को अरेंज करने के बाद बीच में आती है, दैट इज कॉल्ड अ मीडियम। कैसे? जैसे कि 1, 3, 5 हो तो इसके बीच में मीडियन कौन है? सेंटर में क्या आ रहा है? 3, 1, 3, 5, द 3 इज मीडियन। अगर इवन नंबर हो तो जैसे कि 2, 4, 6, 8 हो तो इसके बीच में इवन नंबर कौन से निकल के आ गए हैं? 2, 4, 6, 8 हो तो 4 और 6 इवन नंबर निकल के आ गए। अब ये किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 और 4 कितने नंबर? 2 डिवाइड कितने से हो गए? 2 से हो गए, ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो आंसर क्या है? 6 और 4 है ना, 10 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 5। तो हमारा जो मीडियन है वो 5 निकल के आ जाएगा। मीडियन बीच वाले 2 नंबरों को निकालते हैं हम लोग। अच्छा भाई, ये कब यूज होता है? जब डेटे में आउटलाइनिंग हो, ठीक हो गया, यानी कि इनकम हो, प्रॉपर्टी हो, प्राइस जैसे केसेस में हम लोग इसको निकालते हैं कि उसका सेंटर क्या निकल रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा भाई, मोड क्या होता है? सबसे बड़ी वैल्यू होती है, आपको पता होगा। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जैसे कि 2, 3, 3, 5 या 2, 4, 4, 4, 5। सो यहां पर जो मोड है वो क्या निकल के आ गया? 2, 3, 3, 5। व्हाट इज मोड? मोड इज 3 बिकॉज ऑफ 2, 3, 3, 5। सो आई यूज 3 2 times, दैट्स व्हाई द मोड इज 3 नाउ। Not just that, 1, 2, 3, the 3 is 3. This 3 is 3 because of 3 is 2 times. So ये कब यूज होता है? जब मोस्ट कॉमन वैल्यू चाहिए हो। कॉमन वैल्यू किसको बोलते हैं? जो ज्यादा बार रिपीट हो। ये बात भी कॉमन है क्योंकि ज्यादा दफा बात कर रही है। ये मोबाइल फोन बहुत कॉमन है आजकल बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी यूज इट। सो द कॉमन वर्ड इज 3 3 बिकॉज ऑफ इट्स रिपीटेड। अच्छा भाई, ये कब यूज होता है? जब हम लोग सर्वे या फिर सर्वे कर रहे होते हैं। सिंपल, आगे वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफी। और इसका कंपैरिजन कैसे मैं आगे आपको इसकी कंक्लूजन कैसे बताऊं, थोड़ा सा बता देता हूं। मीन बेस्ट फॉर अ नॉर्मल बैलेंस एंड डेटा होता है, बैलेंस या फिर डेटा को अरेंज करने के लिए। मीडियम बेस्ट फॉर अ चेकिंग डेटा होता है, जैसे कि आउटलर्स के साथ। इसी तरीके से मोड बेस्ट होता है जब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू निकालनी हो, जब मोस्ट
फ्रीक्वेंट वैल्यू आपको निकालनी हो तब ये आपके काम आता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हो गया है और चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, लेट्स गो स्टूडेंट्स। सो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है वो न्यूमेरिकल है। वैसे पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ आपको, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल वीडियो बनाएंगे उस टाइम पे इसको देखेंगे रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है वो आपका न्यूमेरिक थ्योरेटिकल है। समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। वैसे रैंडम एरर वाला क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, वीडियो नहीं याद कहां पर, लेकिन करवा चुका हूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग में रैंडम एरर के बारे में बता चुका हूँ। सवाल ये बोल रहा है कि भाई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर इन अ मेजरमेंट विद एग्जांपल। why is it important to understand this error to report the result। सिंपल है, थ्योरी वाला सवाल है। बोल रहा है कि रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। ठीक हो गया। व्हाट आर मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर वो डिफरेंस होता है जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के दरमियान होता है। ये एरर हर एक्सपेरिमेंट में किसी न किसी लेवल पर आ जाता है। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। मतलब रैंडम एरर वब आता है जब बैलेंस ना एक्यूरेट नहीं होता। लेट से हम लोग वेट करते हैं और हर बार थोड़ा सा डिफरेंट वेट आ रहा है। कभी 50 किलो, कभी 49 किलो, कभी 49 किलो 500 ग्राम। सो ये हमारा रैंडम एरर हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये हमसे हो रहा है, मशीन वहां पर ठीक है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर रिपीटेबल होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट या फिर मेथड की वजह से होते हैं, इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते। अगर वेटिंग मशीन हमेशा 2 kg एक्स्ट्रा आपको वेट बता रही है, अक्सर हम लोग सवाल करते हैं ना कि फला आटा तोलना है, लेकिन हमेशा मशीन 2 किलो एक्स्ट्रा ही वेट आपको गलत बताएगी। सो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर। वो सवाल आपके सिस्टमैटिक एरर वाले होते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर का क्या मतलब होता है। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है जो वेटिंग मशीन हमेशा आपको 2 किलो गलत वेट बताती है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर। सो यहां पर जो ह्यूमन एरर होता है या रैंडम एरर होता है वो कौन सा होता है, जो आपके थ्रू हो रहा होता है, और सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। सो बस इसका यही मतलब था। ज्यादा डिटेल में घुसोगे तो दिमाग खराब होगा। समरी वैसे इसकी मैं बता दूं, आई होप सो कि ठीक हो गया। एक्यूरेट रिजल्ट के लिए एरर को समझना जरूरी होता है। मतलब व्हाई अंडरस्टैंड द एरर इज इंपॉर्टेंट। एरर को क्यों अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, तो एक्यूरेट रिजल्ट को समझने के लिए जरूरी है ना भाई, हमारे को रिजल्ट पता होना चाहिए। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से लेट से जब आप इसको डीकोड करते हो तो रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी कि एवरीबॉडी यूज दैट, और गलत कंक्लूजन से बचने में हेल्प मिलती है जब आप इसको डीकोड करते हो, जब आप लोग एरर को समझते हो। लेट से एक बंदा है वो 2 किलो आटा बेचे जा रहा है। अब एवरीबॉडी सेज के वो शॉप वाला आटा ज्यादा दे रहा है, तुम कम दे रहे हो। नाउ दे हैव टू लुक आउट आफ्टर, उसको मतलब देखना पड़ेगा उसको कि भाई क्या सीन है, ये आटा क्यों कम जा रहा है। तो इस कंक्लूजन को ठीक करने के लिए उसको एरर को देखना पड़ेगा। अगर उसको इग्नोर करता रहेगा सो इट्स नॉट गोना वर्क। सो इसी तरीके से डेटे को करेक्ट और इम्प्रूव करने में मदद देता है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। सो ये इसकी कंक्लूजन थी। अगर आपको लिखनी होगी तो आप लिख सकते हो। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में आपका आई गेस दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके जो दोनों पार्ट हैं वो आपके थ्योरेटिकल हैं। अच्छा भाई, यस, दोनों पार्ट आपके थ्योरेटिकल हैं। क्वेश्चन क्या आपसे अर्ज कर रहा है बता देता हूं। क्वेश्चन आपसे ये अर्ज कर रहा है, इफ यू वेयर टू प्लॉट द डेटा ऑन अ स्कैटर प्लॉट, what would it look like if there was a strong positive correlation between hour of sleep and grade in study। hour and sleep
ग्रेड इन स्टडी के बारे में आपको बताना है। हाउ वुड यू इंटरप्रिटेट a scatter plot showing a weak or no correlation between the two variable। सबसे पहले आपको स्कॉलेट के बारे में बता देता हूँ, स्कैटर प्लॉट के बारे में। स्कैटर प्लॉट एक ग्राफ होता है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डॉट की फॉर्म में शो करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस सवाल के बीच में हमसे क्या पूछा गया है, इस सवाल के बीच में हमसे नींद और स्टडी ग्रेड के बारे में पूछा गया। तो पहले हमसे क्या पूछा गया है, नींद के बारे में पूछा गया। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, नींद हो जाएगी। वाई एक्सिस, एक्सिस होता है XISE एक्सिस, सॉरी AXIS होता है AXIS हमारा हो जाता है वाई एक्सिस और A एक्सिस। अच्छा, जो हमारा दूसरा होगा वाई, वो हमारे किसको शो करेगा, ग्रेड को शो करेगा। अच्छा भाई, अब दूसरे पे आ जाओ, जहां पर वो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो डॉट नीचे लेफ्ट, मतलब नीचे की साइड से, नीचे लेफ्ट से ऊपर राइट की तरफ चले जाते हैं, नीचे लेफ्ट की साइड से राइट ऊपर की तरफ चले जाते हैं, पॉइंट की स्ट्रेट लाइन के करीब हो जाते हैं, जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई होगी उसके करीब हो जाएंगे। जितनी ज्यादा स्लीप उतने ही ज्यादा आपको ग्रेड्स मिलेंगे। वैसे मुझे याद पड़ रहा है कि ऐसा कोई सवाल करवा चुका हूं, आई गेस ऐसा कोई सवाल करवा चुका हूं मैं। अब इसी तरीके से सवाल ये है कि सर जी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन का जवाब क्या, वो बता दो सिंपल। तो वो ये है कि जब स्टूडेंट ज्यादा सोएगा या जब बंदा ज्यादा सोएगा तो उसका जो ग्रेड है वो इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, वीक कोरिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वीक कोरिलेशन हो तो डॉट थोड़े से मतलब थोड़े से शक्ल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई ट्रेंड हो लेकिन वो क्लियर नहीं होता, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होता, स्लीप के ग्रेड्स पर थोड़ा इफेक्ट होता है लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। इसी तरीके से नो कोरिलेशन क्या होता है, अगर नो कोरिलेशन हो तो डॉट बिल्कुल रैंडम हो जाते हैं और कोई पैटर्न या ट्रेंड नजर आपको नहीं आता। स्लीप का ग्रेड से कोई क्लियर रिलेशन नहीं है। और समरी के तौर पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लियर अप ग्रोथ ट्रेंड को दिखाता है, वीक स्ट्रेट ट्रेंड बट स्कॉटेड को दिखाता है, और नो कोरिलेशन हमारे को नो पैटर्न दिखाता है। सो आई होप सो कि सवाल की आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो सवाल स्किप कर देना। ये बहुत ही रैंडम अजीब सा सवाल है, ये आई डोंट थिंक सो कि आपके पेपरों में आने वाला है। अच्छा जी, आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर, सवाल समझ आया ना आपको? अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट के अंदर समझा दूंगा या व्हाट्सएप के ऊपर क्लियर वॉइस कर दूंगा। समटाइम किसी बच्चे को चीज समझ नहीं आती तो वो मेरे को मिनट मेंशन कर देता है मेरी चैट पे, तो उसको मैं पर्सनली ही वॉइस रिकॉर्ड कर देता हूँ, जो चीज यहाँ पर अगर मैंने मिस्टेक की हुई हो या फिर आप कमेंट में बता दूंगा। सवाल नंबर जो 5 का पार्ट 2 है वो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप प्लीज, जस्ट अ सेकंड, मेरा लैपटॉप बंद हो गया है। तो पार्ट 2 है व्हाट आर क्वार्टाइल्स एंड हाउ आर दे यूज्ड टू मेजर वेरिएशन इन डेटा सेट, प्रोवाइड 2 एग्जांपल। क्वार्टाइल लिस्ट डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में हमारे को डिवाइड करके उसका पॉइंट क्या होता है ये बताना है। क्वार्टाइल लिस्ट का यूज वेरिएशन मेजर करने में कैसे होता है, 2 एग्जांपल भी हमारे को देनी है इसके बीच में। क्वार्टाइल लिस्ट क्या होता है, कैसे डेटे को वेरिएशन या फिर स्प्रेड को दिखाते हैं, और उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर क्वार्टर? क्वार्टर वो नंबर होते हैं जो डेटे को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल 3 क्वार्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हो कि फर्स्ट क्वार्टर जहां पर लो लेट से 25% डेटा हो। क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर
हमारा सेकंड क्वार्टर यानी कि मीडियन हो, जो मिडल हो 50% हो, और थर्ड क्वार्टर होता है अपर यानी कि 25% अपर वाली साइड से ले लिया, तो लोअर 25%, मिडिल 50% और अपर हमारा हो गया 25%, तो इट्स इक्वल टू 50%। सिंपल डेटा का कैसे होता है 2 4 6 8 10 12 14 16। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बीच में हम लोग क्या ले रहे हैं, डेटे को 3 हिस्सों में डिवाइड है ना भाई, 4 पार्ट है, 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो अगर 2 4 6 8 10 12 14 16 का डेटा हो तो हम किसको लेंगे, 4 को ले लेंगे। इसी तरीके से हम लोग जब सेकंड क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्वार्टर को, मीडियन को, तो हम लोग कौन सा ले लेंगे, 9 ले लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 तो है, लेकिन 9 के बाद क्या है, 9 है, 10 है, यहां पर क्या 8 है, तो 9 ले लेंगे। इसी तरीके से लेट से क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थर्ड क्वार्टर हो तो हम लोग किसको ले लेंगे, 14 को ले लेंगे। ठीक हो गया जी। इसी के बाद हम लोग अगेन क्वार्टर को मेजर कैसे करते हैं, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 25% है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 50% और 75% हो जाएगा, तो 100% बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 25% है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 75% है, जिसमें से -25% कर देंगे तो 50% हमारे मिडिल के लिए निकल के आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग, अच्छा इसकी 2 एग्जाम्पलें हैं, वो कोशिश करूंगा यहाँ पर कहीं पर मैं एग्जाम्पल्स लगा दूंगा एज अ फोटो या एज अ राइटिंग फॉर्म में, तो वो एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा तो आपका सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, यूं आपको समझ नहीं आएगा। सो यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम अ चैट जीपीटी और एनी अनदर एआई। सो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, लेट्स गो। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको डिफाइन अ डबल टाइम एंड हाफ टाइम। डबल टाइम और हाफ टाइम को हमने बताना है। ये आपका सवाल थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, दैट्स व्हाई मैं आपको, न्यूमेरिकल है, दैट्स व्हाई मैं आपको नहीं समझा पा रहा, मतलब कि लिखना सारा थ्योरेटिकल ही है, एंड में थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। तो जब न्यूमेरिकल की वीडियो बनाएंगे इसी सवालों के बाद एंड में या फिर न्यू वीडियो में, तो तब करवा दूंगा। और इसका जो पार्ट 2 है ये भी हम लोग बाद में देख ले, ये पार्ट 2 भी हम लोगों ने किया हुआ है, कहीं ना कहीं किया हुआ है। यू आर फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन 3 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एट लीस्ट 2 heads, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 heads when a flipping a fair coin 3 times and explain your reasoning। ये सवाल सेम एज इट इज में करवा चुका हूं कहीं ना कहीं पे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम देख लेंगे अगर जब हम लोग थ्योरी करेंगे तो न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पास पेपर है वो 8 सवालों वाला नहीं है, बल्कि मुझे 7 सवालों वाला मिला है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 1 है वो थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट बी है वो आपका न्यूमेरिकल है। तो हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। वीडियो अराउंड आपकी मेरे ख्याल से 50 मिनट की रिकॉर्ड हो गई है, हाँ 40-50 मिनट की रिकॉर्ड हो गई होगी, 40 मिनट की तो ही हो गई। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन and the role of table and graph in summarizing and presenting data effectively। डेटा विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल पूछ रहा है। टेबल और ग्राफ का क्या रोल है, कैसे ये डेटा को समराइज और प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है सिंपल वर्ड्स में डेटा को समझना, एक्सप्लेन करने के लिए विजुअल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, टेबल ग्राफ को कैसे हेल्प करते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। हम लोगों ने 3 चीजों को 1 by 1 करके डिफाइन कर देना है, डिफाइन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ अ डेटा विजुअलाइजेशन डेटे को इजीली अंडरस्टैंडिंग बना देता है। जब डेटा विजुअलाइजेशन पे आता है तो वो इजी बना देता है। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल फॉर्म में शो कर देता है। द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन शिफ्ट इनटू द सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा। थर्ड, इसके बीच में पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को और रिलेशनशिप को दिखाता है जो नंबर से समझने में मुश्किल है, लेकिन जब डेटा विजुअलाइजेशन होती है तो हमारे को इजीली समझ आ जाती है।
डिसीजन मेकिंग में और प्रेजेंटेशन के लिए क्विकली हमारे को वो एक सेटिंग या स्ट्रेट लाइन मेथड प्रोवाइड कर देता है। अब उसे सवाल के अंदर एक और बात पूछी कि रोल ऑफ टेबल क्या है, डेटे को ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करता है कौन, हमारा टेबल, जो भी हम टेबल बनाते हैं। नंबर और डिटेल्स को कंपैरिजन करके एनालाइज करने में इजीली हमारे को हेल्प देता है कौन, टेबल, जो भी हम टेबल बनाते हैं डेटे का, टेबल को तो पता है ना टेबल बनाना। इसी तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू शो करने के लिए बेस्ट है कि टोटल कितना टोटल आया है ये बता दे भाई, कितने बच्चे टोटल में फेल हुए ये बता दे। तो उसके लिए हम लोग डेटा, रोल ऑफ डेटा यूज करते हैं, जिसके बीच में स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलम्स देखते हैं हम लोग कि कितने बच्चे एब्सेंट है, कितने बच्चे आए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। रोल ऑफ ग्राफ, ग्राफ का क्या रोल है, डेटे को विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, मतलब डेटे की रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, कंपैरिजन और ट्रेंड को क्विकली आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। टाइप्स ऑफ ग्राफ, जैसे कि ग्राफ्स की जो टाइप है वो आपको मैं बता चुका हूं कि जो पिछला भी सवाल आया था, अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, सिंपल ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। तो अगर इनकी अलग अलग करके वीडियोस आपको देखनी है तो वो भी देख सकते हो आप यूट्यूब से, अदरवाइज आप अलग अलग करके किसी गूगल या वेबसाइट से भी आप देख सकते हो। और यहां पर उसके बारे में भी लिख देना, ये सवाल भी आपका हो जाएगा। अच्छा भाई, ग्राफ किस लिए जरूरी होते हैं, मंथली सैलरी को, ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को, मार्केट को फॉलो करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए होते हैं। अच्छा भाई, अब तीनों चीजों को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। टेबल किस लिए होता है, एग्जैक्ट डेटा बताने के लिए। ग्राफ्स क्यों होते हैं, पैटर्न और ट्रेंड्स बताने के लिए। दोनों जब मिलते हैं तो इफेक्टिव एंड क्लियर तरीके से हमारे को प्रेजेंटेशन बना करके दिखा देते हैं, और उन्हीं ग्राफ से हम लोग सामने प्रेजेंटेशन देते हैं। बाय द वे, अभी मेरे सामने जो ग्राफ चल रहे हैं मैं उन्हीं से ही पढ़ा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड दिस इज अ प्रेजेंटेशन, जो मैंने यहां पर रेडी किया, लेकिन ये वर्ड पे रेडी है, किसी पाई चार्ट पे रेडी नहीं है। सो दिस इज हाउ आई कैन वे टू यू, सो दिस इज हाउ इज इट वर्क। अब अगर ये आगे पीछे होता तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा जी, बाकी आपको डिस्क्लेमर सारा पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, और प्लस इसके अंदर मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड है, पास्ट पेपर कहां से आया वगैरह वगैरह। अभी वीडियो काफी लंबी हो गई है और टाइम भी हो गया है, ये वीडियो भी अभी एडिट होगी, टाइम लेगी, लेकिन आज ही आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। अभी ही न्यूमेरिकल वाली वीडियो आज ही रिकॉर्ड हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको कल या परसों यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कुल आपके 5 या 6 सवाल ही हैं, तो इंशाल्लाह थ्योरेटिकल वीडियो आपको मिल गई है। न्यूमेरिकल वीडियो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 93838277 की आपको कल या परसों इस चैनल पे मिल जाएगी, और दीगर बुक्स की भी वीडियो इंशाल्लाह टाइम टू टाइमली आपके पास इस चैनल के ऊपर अपलोड होती रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।